हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, और वो भी विद्यागुरु ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़कर। यह साथियों, यदि आप विद्यागुरु ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़िएगा तो आपका पढ़ाई बिल्कुल ही सही तरीके से होगा और नियमित रूप से भी होगा। तो कहाँ पर? विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज में। जल्दी से जुड़िए विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज के साथ और अपने फ्रेंड को भी बोल दीजिए। तो आपके सगे संबंधी हैं, आपके चहेता हैं, जो आपके कांटेक्ट में है और जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का। बता दें, विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज में मिल रही हैं बहुत सारी सुविधाएं। ये सुविधाएं कि जो कि आपको पढ़ने में भी बिल्कुल आसानी हो, और आपको जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत ही कम दामों में और बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ आपको मिल रही है। तो 10th का जो आगाज बैच है, वहाँ पर आपको सारे विषय की पढ़ाई अलग अलग टीचर की सहायता से होगी, वो भी चालू हो चुका है। यह साथियों 10th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। यह बहुत बड़ी जानकारी है कि 10th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और नोट्स, पैनल, पीडीएफ और टेस्ट। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ। आगे है ये मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सारे विषय की पढ़ाई जो है अलग अलग टीचर के द्वारा कराए जाएंगे। सारे टीचर की डिटेल्स और वीडियो भी पड़े हुए हैं चैनल में, तो आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको भी पता चल सके आखिरकार ये टीचर जो है, ये शिक्षक जो है वो कैसे पढ़ाते हैं, कि क्या उपलब्धि है, क्या योग्यता है, समझाने का तरीका क्या है। तो सारी बातें आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी। और संस्कृत को तो हम लेकर आ ही रहे हैं आप लोगों के बीच। आई होप कि जो भी हम बातें आपको पढ़ाते हैं संस्कृत में अच्छी से समझ में आती, कि हमको पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है कि हम जितने अच्छे से आप लोगों को बताते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती भी होगी। यदि दिक्कत, फिर भी यदि आपको कहीं पर दिक्कत होती है, आप हमको कमेंट में बता दें कि सर पॉइंट में आपने कुछ छोड़ दिया, तो हम अगले वीडियो में पॉइंट को सुधारने का कोशिश करेंगे और फिर से आपको बताएंगे। बिना देरी किए आप अपने सभी सगे संबंधी साथियों को बता दें कि 10th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है, और किस वेबसाइट पे? विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज में। चैनल का नाम है विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज, जहां पर आपको 10th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। आप लोग बिना देरी किए ज्वाइन कीजिए विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज। हमने पिछले वीडियो में आपको पाठ की जितनी भी बातें थी वो सारी करवा दी है। पाठ के बारे में जो भी बातें थी, जो भी शायद कुछ हटके भी था वो भी बातें, कुछ आपके लिए ज़रूरी भी था वो भी बातें मैंने करवा दी हैं। पाटलिपुत्र, ये जो चैप्टर है संस्कृत का दूसरा चैप्टर, पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पटना का वैभव, यह जो चैप्टर है पटना की विशेषताओं को बताता है। तो कुछ कुछ बातें जो है जो पाठ में नहीं कही गई है, लेकिन वो जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, वो भी बातें हमने आपको बताया। जैसे कि पटना जो है यह शब्द किस घटना से सामने आया, तो यह जो है अजातशत्रु ने जब 1490 ईस्वी में यहाँ पर ईस्वी पूर्व जब पाटलिपुत्र में एक किला बनाया, तब ये पाटलिपुत्र नाम सामने में आया। क्योंकि अजातशत्रु उस समय में बहुत ही बड़े शासक थे। जब उन्होंने पाटलिपुत्र में किला बनाया, और वहाँ पर वो रहने लगे, तो देश विदेश के लोग घूमते घूमते पाटलिपुत्र आने लगे। क्योंकि यदि आपका किसी जगह पे राज्य है, जैसे कि कोई भी पंचायत है, वहाँ पर कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले किनके पास जाते हैं? तो मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो उसी के लिए यदि पूरे भारतवर्ष में जो भी घटना होती होगी तो लोग जानकारी लेने के लिए किसके पास जाते होंगे? तो अजातशत्रु के पास। तो लोग सोचते होंगे कि अजातशत्रु कहाँ रहते हैं? तो पाटलिपुत्र। इसी कारण से पाटलिपुत्र इतना वैभव, सभी लोग जानने लगे पाटलिपुत्र को, और देश विदेश में भी जानने लगे पाटलिपुत्र। कि देश विदेश से जो यात्री आते थे, तो यदि कोई देश से यात्री आएंगे तो वह किन से मिलेंगे? जिस राज्य में आए उनके शासक से मिलेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर दिन पहले रूस आए थे भारत में, तो वो किन से मिले थे? तो प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से। तो वो कहाँ पर मिले थे? तो दिल्ली में मिले थे। दिल्ली क्या है? उनका निवास स्थान है।
इसी प्रकार पाटलिपुत्र क्या था, तो अजातशत्रु का निवास स्थान था, इसलिए देश विदेश से जो भी यात्री या फिर राजाएं आते थे तो वो अजातशत्रु से मिलते थे, इसलिए वो नगर का और भी नाम होने लगा। अरे यहाँ पर तो पूरे विश्व मतलब भारतवर्ष पर जो शासन किए हैं अजातशत्रु वो यहाँ पर रहते हैं, तो कितना अच्छा यह जगह है, चलो एक बार देखा जाए। इसी कारण से पाटलिपुत्र का नाम सामने आया और उनके वैभव पूरे विश्व में प्रचलित होने लगी। तो आगे चलकर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे अनेक राजाओं ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और यहाँ से शासन किया, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वह शिक्षा के दृष्टिकोण और रक्षा के दृष्टिकोण और सुंदरता के दृष्टि, ये सारे जो दृष्टिकोण होते हैं किसी भी जगह को जज करने के लिए, देखने के लिए, तो उन सभी दृष्टिकोणों में वो सबसे आगे थे। यदि कोई भी स्टूडेंट कहीं पर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी है। यदि आप विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज पे जुड़िएगा तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी दी जाती है और बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। उसी प्रकार पटना में लोग जाते थे क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी थी, रक्षा व्यवस्था भी अच्छा था और वहाँ की सुंदरता जो था वो देखने योग्य था। इसी कारण से सारे लोग पाटलिपुत्र जाते थे घूमने के लिए, पढ़ने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए भी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो गंगा नदी के तट पर स्थित था, इसलिए किसी भी शत्रु को जो आक्रमण करने की जरूरत होती थी उनको तट पार करके आना पड़ता था। तट पार करने में तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। पहले का जो गंगा नदी था वो काफ़ी विशाल था, का बहाव काफ़ी तेज था, इसलिए पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। जब तक वो पार करते तब तक इधर पता चल जाती कि कोई शत्रु आ रहा है और इधर से यह सैनिक लेके बढ़ते उनको बीच नदी में ही काट देते। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र क्या था, तो बहुत ही अच्छा जगह था। तो ये सारे कारण भी थे पाटलिपुत्र के, तो जो हमने पिछले वीडियो में करवा दिए और बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिए। चलिए आप बढ़ते हैं पाठ की ओर। और एक बात और कि की जो जानकारियाँ थी कि इस पाठ में हम क्या सब पढ़ेंगे, कुछ विशेष जो बातें थी वो भी हमने पिछली ही कक्षा में करवा दिए हैं। पाठ परिचय भी पिछली कक्षा में करवा दिए। तो ये जो हम आज लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं पाठ से, मतलब पाठ में जितनी भी बातें कही गई हैं शुरू से अंत तक, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यह क्या है, पाठ से है, और बाद बाकी जो था पाठ से अलग, पाठ से जो हटके था और पाठ का परिचय भी था, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा दिए। अब चालू कर रहे हैं पाठ से। क्या है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम नुगंगम बसद्वयचित्रम महानगरम बभूव। कहने का मतलब हुआ प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर महानगर है। बसद्वयचित्रम का मतलब होता है विचित्र चित्रण, मतलब बहुत ही अच्छा। यदि किसी भी आप जगह को देखते हो कहते हैं वाह कितना मस्त जगह है, कितना अच्छा है, तो वही एक शब्द है उन्हीं का इंग्लिश संस्कृत क्या होता है, तो बसद्वयचित्रम होता है। क्या होता है संस्कृत, बसद्वयचित्रम, जिसके चित्र का वर्णन हम नहीं कर सकते। इनके चित्र का, पाटलिपुत्र की सुंदरता का हम वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहा गया है, बसद्वयचित्रम। क्या है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र नुगंगम बसद्वयचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर महानगर था। आगे है, तदुसये दामोदर गुप्तो नामः कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथित। इसके विषय में, तदुसये मतलब इसके विषय में, कौन, दामोदर गुप्ते नामक कवि, मतलब दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनीम ताख्य काव्य मतलब अपने कुटनीम ताख्य काव्य में वर्णन किया। किसके विषय में, तो पाटलिपुत्र के विषय में। इसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त ने वर्णन किया कि यह जो नगर है, इन नगर की शोभा क्या है, बसद्वयचित्रम है, मतलब इनकी शोभा बताने योग्य नहीं है, इतनी सुंदर है। तो जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी की महानता को बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, उसी प्रकार इनकी सुंदरता को बताने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक शब्द उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, बसद्वयचित्रम। क्या है, बसद्वयचित्रम। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है और एक सुंदर नगर है,
जिसके विषय में कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त अपने काव्य कुटनीमता के काव्य में कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो अगले स्लाइड पे देखेंगे। कौन कहते हैं? तो दामोदर गुप्त। आपसे पूछा जाएगा कि कुटनीमता के काव्य के कवि कौन है? तो वह है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु स्वयंतम पाटलिपुत्र नुगंगम वसुदो चित्रम महानगरम बभूव तदुषये दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीमता के काव्य कथित। आगे है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। दामोदर गुप्त ने जो कुटनीमता के काव्य में कहा है पाटलिपुत्र के बारे में, वह एक क्या है? एक श्लोक है जिसकी सहायता से वह पाटलिपुत्र की शोभा को बताते हैं। चलिए क्या बताते हैं, जानते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर अस्थान। कहने का मतलब हुआ अस्ति महितल तिलकम, पाटलिपुत्र पृथ्वी के तिलक के समान। अस्ति महितल तिलकम, महितल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। तिलकम मतलब तिलक के समान। सरस्वती कुलगृहम मतलब सरस्वती का कुलगृह है। क्या है? सरस्वती का निवास स्थान है, कुलगृह है। और महानगरम, ये और महानगर है। कुलगृहम का मतलब होता है उनकी खानदाने भी यहाँ पर क्या कर रही थी? निवास कर रही थी। कुलगृह मतलब कुलों का घर। कुलगृह मतलब कुलों का घर। ये नहीं कहा जाता है कि मेरे कुलगृह है या मेरे कुलों का यह घर है, मतलब मेरे दादा परदादा सारे यहाँ पर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कुलगृह कहा जाता है। मतलब सारे कुल यहाँ पर रहे हैं। तो सरस्वती के जितने भी कुल थे वो सारे कुल क्या थे? तो उन्होंने पाटलिपुत्र में रहा है। सारे इनके जो कुल थे उनका निवास स्थान क्या था? तो पाटलिपुत्र था। क्या कहते हैं? यह नगर पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगृह है और महानगर। सरस्वती का कुलगृह महान नगर है। तब पाटलिपुत्र जो है यह पृथ्वी के तिलक के समान और सरस्वती के का निवास स्थान यह महानगर है। कौन है? तो पाटलिपुत्र। नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थान। नामना मतलब यह जो नगर है यह इंद्र परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है इंद्रलोक। क्या होता है? इंद्रलोक। पुरंदर का मतलब होता है इंद्रलोक। यह जो पाटलिपुत्र है यह इंद्रलोक की शोभा को भी क्या करता है? तिरस्कृत कर देता है। क्या कर देता है? तिरस्कृत। नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, तब तिरस्कृत कर देता है उनकी शोभा को। तिरस्कृत का मतलब होता है कि नकार देता है। क्यों? क्योंकि देव इंद्रलोक की जो शोभा है उनसे कई गुना अच्छा किनकी शोभा है? तो पाटलिपुत्र की शोभा है उनसे अच्छा, इसलिए उनकी सुंदरता को यह नकार देता है। क्या कहता है? पाटलिपुत्र पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का गृह, इंद्र के नगर, पुरंदर स्थानम। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र के नगर से भी श्रेष्ठ और गौरवशाली महान नगर है। क्या है? इंद्रलोक से भी श्रेष्ठ है और यह गौरवशाली है। गौरव को धारण करने वाला यह क्या है? महानगर है। कौन? पाटलिपुत्र। यह क्या है? तिलक है पृथ्वी का। तिलक कौन लगाते? आपके घर में यदि कोई भी लोग कोई बड़े काम करने के लिए जाते हैं या फिर खेलने के लिए जाते हैं तो उनको तिलक लगाने की ज़रूरत होती है। वह कौन लगाते हैं? वो घर के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लगाते हैं तिलक। कौन? तो श्रेष्ठ लोग। तो घर में सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? तो माता जी हो गए, या फिर किसी के दादी जी हैं तो वो तिलक लगाते हैं, या फिर माता जी लगाते हैं। श्रेष्ठ ही हमेशा सभी को तिलक लगाता है। जो जैसे उनके बच्चे हैं तो बच्चे को तिलक कौन लगाएंगे? माता जी लगाएंगे। कौन? तो माता जी। तो श्रेष्ठ लोग ही हमेशा तिलक लगाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? तो पाटलिपुत्र हुए नगरों में, और इसलिए उन्होंने पृथ्वी को क्या लगाया? तिलक लगाया। और यह क्या है? सरस्वती का गृह है। मतलब यहाँ पर सरस्वती का कहने का मतलब हुआ यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। यहाँ पर प्राचीन समय से लेकर अब तक क्या है? यहाँ पर ज्ञान की जो शोभा है वह बिखेरती आई है। पाटलिपुत्र प्राचीन समय से लेकर अब तक यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा मिलती है, प्राचीन समय से ही मिल रही है। ये बात कहते हैं इस मंत्र में। और क्या कह रहे हैं? नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थान, मतलब यह जो नगर है पाटलिपुत्र यह इंद्र के नगर से भी अधिक शोभा को रखता है। और इंद्र के नगर की जो शोभा है वह इनके सामने क्या है? फीकी फीकी है।
तो कोई मायने नहीं रखता है के सामने, क्योंकि इनका सुंदरता इतना अच्छा है। चलिए आगे आगे कहते हैं, इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित अस्ति। इनका संस्कृत अगले पेज में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, मतलब जगह नहीं बचा, इसलिए स्लाइड में इनका हिंदी दिया गया है। कि हम जो लेकर आए हैं ये पैराग्राफ वाइज है। क्या है? पैराग्राफ वाइज है, पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताते जा रहे हैं। तो क्या है? इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया अस्तिरे बुद्ध काली पाटलीग्राम स्थित आसीत। मतलब इतिहासों में कहा जाता है, सुना जाता है कि बुद्ध काल में, यत् मतलब यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। क्या था? स्थित था। मतलब इतिहास में कहा जाता है कि गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम नगर स्थित था। किस काल में? तो बुद्ध के काल में। उसके बाद यत्र च भागे बुद्ध भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। मतलब यहाँ पर, कहाँ पर? पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध कई बार आए। बहुकृत्वा समागत मतलब बहुत बार यहाँ पर आए। उसके बाद कहते हैं, तेन कथित मासीत यद्य ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कालहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। वह यहाँ पर मतलब पाटलिपुत्र में कई बार आए। तो इनके बारे में क्या कहते हैं? तेन कथित मतलब वो एक कहते हैं, कौन? भगवान बुद्ध कहते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, यत ग्रामो अयम मतलब यह जो ग्राम है पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम कौन है? पाटलीग्राम। यहाँ पर पाटलिपुत्र की चर्चा नहीं की गई है। किनकी की गई है? की गई पाटलीग्राम। यह जिस समय की बात पढ़ रहे हैं, इस समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वह शिव एक ग्राम के रूप में था, गांव के रूप में था। क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा। कब? भविष्य में। किंतु कालहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। कहने का मतलब हुआ कि यह जो नगर होगा, यह अग्नि दाहस्य मतलब आग लगने की समस्या, जलपुरस्य मतलब बाढ़ आने की समस्या, और सर्वदा क्रांतम मतलब दंगे फसाद आदि की समस्याओं से यह क्या रहेंगे? उलझे हुए रहेंगे। कौन? यह जो पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा तब। तो देख लीजिए कि आज के दौर में जो यह पाटलीग्राम पाटलिपुत्र पटना कहला रहा है, वहाँ पर हर एक वर्ष बाढ़ आने की समस्या आती है, आग लगने की समस्या आती है, और आए दिन किसी न किसी सप्ताह में कुछ ना कुछ ऐसे घटना हो जाते हैं क्योंकि एक दंगे फसाद के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसी घटना पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है हर एक वर्ष, हर एक दिन। यह कौन भविष्यवाणी किए थे? तो भगवान बुद्ध यह कह गए थे। वह भविष्यवाणी कब किए थे? जब यह एक गांव था, पटना एक गांव के रूप में था, तब ये भविष्यवाणी कर दिए थे भगवान बुद्ध। लेकिन वह बात आज साबित हो रहा है। आज वो जितने भी बातें उन्होंने कही, वो सारे बात आज जाके सही साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भविष्य देखने की क्या थी? शक्ति थी। आगे है, कालांतरे पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। मतलब काल का जो अंतर हुआ, काल जो बदले, बुद्ध काल के बाद जो काल आए उनके बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। उसके बाद कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्तनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति। ठीक है, मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य काल, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, किनके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, किनके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर अस्य मतलब इस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था च और उत्कृष्टा सिद्धति मतलब उत्कृष्ट था। क्या था? सबसे आगे था। उत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे आगे या सबसे अच्छा। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? सबसे आगे या सबसे अच्छा। तो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह नगर जो था पाटलिपुत्र, इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था सबसे आगे था और सबसे अच्छा भी था।
यह बात कौन कहते हैं? तो यह कहते हैं यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। क्या कहते हैं? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। किसमें? अपने अपने स्मरण ग्रंथों में। स्व मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथों में। जब हम कल आपको पाठ परिचय बता रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ पर वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, इतिश्रिंग जैसे अनेक अनेक विदेशी यात्री आए और उन्होंने यहाँ की शोभा को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की रक्षा व्यवस्था और जो भी चीज़ इनको लगा कि यह देश से बेहतर है, पूरे विश्व से बेहतर है, उनको उन्होंने अपने बुक में लिखा और अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा। तो मेगास्थनीज भी आए थे यहाँ पर। कहाँ? पाटलिपुत्र। यह जो लिखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, वह लिखते हैं क्या? वह किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो वह लिखते हैं इस पाठ के बारे में, यह जो इस नगर के बारे में कि यह जो नगर है, कौन नगर? पाटलिपुत्र। या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनका जो शोभा था, क्या था? शोभा। शोभा का मतलब होता है देखने में सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। शोभा का मतलब होता है सुंदरता। विभव का मतलब होता है उनकी जो वर्चस्व है। जैसे अभी जो भारत का विभव पूरे विश्व में फैल रहा है, मतलब भारत की जो बातें हैं, जो इसकी गुणगान वाली बातें हैं, वो पूरे विश्व में क्या है? मशहूर है। तो उनको बोलते हैं विभव, वैभव। और यह जो है, यह क्या है? शोभा है। शोभा मतलब होता है देखने वाली चीज को शोभा कहते हैं। तो देखने में क्या था? सुंदर था। सुंदर था पाटलिपुत्र। तो जब मेगास्थनीज आए, यूनान के राजदूत, पाटलिपुत्र में, तो उन्होंने यहाँ देखा कि यह तो देखने में बहुत अच्छा जगह है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। क्या है? काफ़ी अच्छी है। तो उन्हीं सारी बातों को उन्होंने किस में लिखा? तो अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा। यह विदेशी यात्री थे। यात्रियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह नए नए जगहों पे घूमने जाते हैं और यहाँ की जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की संस्कृति को और वहाँ की जो रक्षा व्यवस्था, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो उनको अच्छी लगती है, तो उनको वह अपने स्मरण ग्रंथों में लिखते हैं। तो वहीं जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए तो उनको बस शोभा और रक्षा व्यवस्था ही इनका अच्छा लगा और वह लिखे कि यहाँ की सुरक्षा और शोभा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। इसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और और भी और भी दार्शनिक आए और भी यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वो भी कुछ ना कुछ बातें इनके बारे में लिखे हैं। तो वो भी आगे आगे हम पढ़ेंगे। और अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। और यह एक बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि यह जो नगर है, अस्य नगर, मतलब यह नगर वैभव, वैभवम प्रियदर्शिन अशोक। कौन? प्रियदर्शनीय अशोक के समय में क्या था? सुतराम समृद्ध है, मतलब समृद्ध था। यह नगर की जो शोभा थी, शोभा नहीं वैभव। देखिए अक्सर विद्यार्थी ये दो बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैभव और शोभा, ये दोनों बातें अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। वैभव में आपके ताकत के बारे में बताई जाती है। किन के बारे में? ताकत के बारे में। और शोभा के में आपकी सुंदरता के बारे में बताई जाती है। के बारे में? सुंदरता के बारे में। ये दोनों बातें क्या है? अलग अलग है। वैभव में आपके ताकत के बारे में बताई जाएगी और शोभा में आपकी सुंदरता के बारे में। तो जहां पर भी शोभा का बात हुआ तो वह किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और वैभव की बात आए तो वह किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? तो अशोक के समय में। सुंदरता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और वैभव जो था वह प्रियदर्शी अशोक के समय में समृद्ध था। इसके समय में? अशोक के समय में समृद्ध था। तो यह बात अक्सर पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार वैभव किसके समय में था और शोभा किसके समय में था। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। शोभा का मतलब क्या होता है? तो सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। सुंदरता जो था, यह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और वैभव जो था मतलब कि ताकत के बारे में जो लोग जहाँ बातें करते थे तो वो अशोक के समय में। क्योंकि हमने पिछली जब पाठ परिचय बताए थे तो उसमें बताया था कि अशोक के वर्चस्व के बारे में। अशोक जो थे वो कैसे शासक थे। अशोक जो थे वो कैसे शासक थे। अशोक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं इनके बारे में, या ऐसे सम्राट थे अशोक
जिन्होंने अपने जीवन के दौरान कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारे। एक छोटा सा भी युद्ध इन्होंने अपने जीवन के दौरान नहीं हारा, बल्कि जितने भी युद्ध किए सारे युद्धों में क्या हुए, विजय हुए। क्या हुए, विजय हुए सारे युद्धों में। ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें यह पराजय हुआ हो, सारे युद्ध में विजय हुए। तो बात से पता चलता है कि इनका वर्चस्व कितना आगे था कि ये सारे युद्ध जीतते जा रहे थे, किसी भी युद्ध में नहीं हारे। आगे चलकर कोई ऐसी घटना हुई जिनके बाद इन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया, फिर भी किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इनके आगे आंख उठाकर देख सके पूरे भारतवर्ष के, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। ये सारी बातें थी किनके बारे में, अशोक के बारे में। तो अशोक के समय में क्या था, इनका जो था बल, क्या था, बल शक्ति वह काफी अच्छा था, और शोभा तो सुंदरता जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अच्छा था। आगे उन्हीं का हिंदी है कि इतिहास में सुनने को मिलता है, शुरू में जो था इतिहास से शुरू थी, मतलब इतिहास में सुनने को मिलता है कि गंगा के तट पर बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। क्या था, गंगा के तट पर क्या था, पाटलीग्राम स्थित था, और यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए। क्या, यत्र च भगवान बुद्धे बहुकृत्वा आगत आगत, मतलब यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए। उन्होंने कहा था कि यह गांव आगे चलकर एक महानगर बनेगा। कौन कहते, तो भगवान बुद्ध कहते कि यह नगर जो है आगे चलकर महानगर बनेगा। कौन कहते, तेन कथित ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, मतलब यह नगर आगे चलकर क्या होगा, महानगर बनेगा। लेकिन यह हमेशा झगड़े, आग लगने और बाढ़ के भय से क्या होगा, घिरा रहेगा। घिरा रहेगा, क्या रहेगा, घिरा रहेगा, मतलब हमेशा इस समस्या से जूझते रहेगा। यह कौन कहते, तो भगवान बुद्ध। भविष्यवाणी किया कि कालहस्य अग्निदाहस्य जल प्रस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, मतलब आग लगने, बाढ़ या भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। समय बीतने पर पाटलिपुत्र ही पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। समय बीतने पर मतलब कालांतर में, कालांतर का मतलब ही होता है समय बीतना। तो कालांतर में पाटलिपुत्र एवं पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित थे, मतलब समय बीतना पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाए। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम था। क्या था, उत्तम था। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्तनी संस्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रु, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, उत्तम था, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथों में वर्णन किया। आगे है, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, मतलब इस नगर का जो वैभव था, वैभव मतलब की जो ताकत थी नगर की, वह प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी अधिक समृद्ध था। समृद्ध का मतलब होता है अच्छा होना। ये भी पूछा जाता है किसके समय में वैभव जो था समृद्ध था, वह किसके समय में था, अशोक के समय में। और यहाँ की जो शोभा थी, शोभा का मतलब होता है सुंदरता, वो किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। शोभा व्यवस्था काफी अच्छा, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छा था। और प्रियदर्शी अशोक के समय में केवल और केवल क्या था, तो वैभव जो था, वैभव वो काफी अच्छा था। सुंदरता तो था ही, सुंदरता और रक्षा व्यवस्था तो था ही, बल्कि वैभव भी अच्छा था। वह किसी समय में, तो चंद्रगुप्त प्रियदर्शी अशोक के समय में। ये बात अक्सर विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है कि शोभा किसके समय में अच्छा होगा और वैभव किसके समय में अच्छा होगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैभव जो है, वैभव जो है, यह अशोक के समय में था, और शोभा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। ये बातें आपको याद करनी है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, याद हो जाएगा। किसके समय में, शोभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में था। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का वैभव अशोक के समय में क्या था, क्या था, तो वह था समृद्ध था। क्या था, समृद्ध। ऐसे घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो भी हम आपको
वीडियो के अंत में करवाएंगे। आगे हैं, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, मतलब स्मरण किए। मतलब बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन, मतलब बहुत काल से पाटलिपुत्र जो था, बहुत काल मतलब प्राचीन से ही पाटलिपुत्र जो था वह शिक्षा के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे था। क्या था? शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे था। क्या कह रहे हैं? बहुकाले पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा। सरस्वती परंपरा का मतलब हुआ शिक्षा का परंपरा। पहले जो हमने पढ़े हैं कि दामोदर जो कुटनीम ताक्य काव्य में कहे हैं कि सरस्वती का गृह मतलब ज्ञान का घर, यहाँ पर सरस्वती परंपरा है मतलब शिक्षा की परंपरा। प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। कहते हैं पाटलिपुत्र में बहुत समय से विद्या और साहित्य का प्राचीन परस्पर परंपरा चलती रही है। क्या चलती रही है? परंपरा। काफी समय से, प्राचीन समय से, जब से पाटलिपुत्र का खोज हुआ तब से ही यहाँ के शिक्षा और रक्षा व्यवस्था और सुंदरता भी अच्छी रही, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे। कौन रहते थे? राजा महाराजा पाटलिपुत्र में रहते थे। तो वो जो रहते थे उनके जो बाल बच्चे थे, मतलब अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनके जो बच्चे थे, बेटे थे, तो वो गुरुकुल में पढ़ते। तो उन्हीं के आसपास, मतलब महल के आसपास, महल में ही बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल बनाया जाता। क्या बनाया जाता? महल में ही। कि वाकई वो राजा के बेटे थे तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, वहीं पर बहुत ही अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था की जाती थी। ये उसी समय से ही क्या रहा है? पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र रहा है। तो पाटलिपुत्र में बहुत समय से विद्या और साहित्य का प्राचीन परंपरा चलती रही है। इसका उल्लेख राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सम्मान के साथ किया है। क्या क्या है? सम्मान के साथ। वो अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वह प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। वह जो लिखते हैं उनसे यह पता चलता है। वह क्या लिखते हैं कि अत्रोप वर्ष वर्षा विहि पाणिनि पिंगला विहि व्याधि। तो अत्रोप वर्ष वर्षा विहि पाणिनि पिंगला विहि व्याधि वर रुचि पतंजलि ई परीक्षाता ख्याति मुपजंगमु। याद रखें, अत्रोप वर्ष वर्षा विहि पिंगला विहि व्याधि वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुपजंगमु। मतलब यहाँ पर अत्रोप वर्ष, अत्रोप मतलब यहाँ पर वर्ष, मतलब यहाँ पर हरेक वर्ष, अत्रोप वर्ष मतलब यहाँ पर इस स्थान पर हरेक वर्ष, उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि। ये जो पाणिनि जी है, कौन है? पाणिनि जी। कौन है? वो है पाणिनि जी। ये जो पाणिनि जी है, पाणिनि जी, यह हमारे संस्कृत के पिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संस्कृत के पिता कहे जाते हैं पाणिनि जी को। किनको? तो महर्षि पाणिनि जी को संस्कृत के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने संस्कृत में इतने कार्य किए, इतने गद्य लिखे, इतने पद लिखे, इतने कहानियां लिखी, इतनी निबंध लिखे कि इनको संस्कृत की जो ख्याति थी इन्होंने पूरे विश्व में बिखेर दी। क्या कर दिए? पूरे विश्व में बिखेर दिए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संस्कृत के पिता कहे। शिक्षा में जो, जैसे कोई भी चीज के जो पिता होते हैं तो वह इस वजह से नहीं होते कि उनका जन्मदाता ये है, बल्कि उस वजह से होते हैं कि उन्होंने इनको फैलाने में बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही ज्यादा काम। इनको तो संस्कृत को, किनको? संस्कृत में। जैसे मैथिली के कोकिला जो कहे जाते हैं, काली क्या कहते हैं, विद्यापति जी को, वह क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छे काम किए मैथिली में। तो पाणिनि जी जो है, पाणिनि जी, इन्होंने संस्कृत में इतने गद्य लिखे, इतने
रचनाएं की, इतनी रचनाएं की और इनकी रचनाएं काफ़ी अच्छी लगने लगी लोगों को, तो सारे लोग जानने लगे कि यह किसमें है, तो संस्कृत में लिखा गया। जैसे पुष्पा जो मूवी आया था, पुष्पा, वह मूवी देश विदेश में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, काफ़ी अच्छा कमाई भी किया और फेमस भी बहुत जगह हुआ। तो जब देश विदेश में यह मूवी चलता था तो उसमें जो कुछ कुछ बातें जो लिखी हुई थी तो वह तेलुगु में लिखी हुई थी। इसमें तेलुगु में वह इस बात को भी लोग जाने कि यह जो भाषा लिखी गई है तो तेलुगु लिखी गई, तो जो लोग नहीं जानते थे वह भी इनको जाने। तो क्यों, किनकी वजह से, तो पुष्पा मूवी की वजह से। किनकी वजह से, तो पुष्पा मूवी की वजह से। उसी प्रकार जो पाणिनि जी का किताब पढ़े, वो कि तो पढ़े तो संस्कृत में पढ़े, उन्होंने जब जाना यह जो किताब है इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी गई है लेकिन किस में, तो संस्कृत में, उनको रुचि हुआ कि हम भी संस्कृत को जाने, तो देश विदेश में संस्कृत जानने की इच्छा बढ़ने लगी। इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा, तो संस्कृत का पिता कहा जाने लगा पाणिनि जी को। और यह भी कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो पाटलिपुत्र से पढ़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत के पिता भी पाटलिपुत्र से ही पढ़कर ने ख्याति पूरे विश्व में अपना नाम कमाए। और कौन कौन थे, तो उपवर्ष वर्ष पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि जैसे महान विद्वान परीक्षा देकर प्रसिद्ध हुए। कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में, क्योंकि पाटलिपुत्र में एक विश्वविद्यालय था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था। हालांकि उनको जला दिया गया, फिर उनका नवनिर्माण भी हुआ है। अभी नालंदा का नवनिर्माण हुआ है, नया में बनाया भी गया है और ठीक उसी तरह उसी डिजाइन में बनाया गया है जिस डिजाइन में वो पहले था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर देश विदेश के लोग आते थे और यहाँ पर पढ़कर अपनी ख्याति बिखेरते थे। और यह बताते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वह प्राचीन समय से ही क्या है, शिक्षा का केंद्र है। तो यह किस काव्य में लिखा है, किस ग्रंथ में, तो वह स्वकाव्य भी मानसा ग्रंथ में। किसमें, काव्य भी मानसा ग्रंथ में, जिसमें के लेखक कौन है, तो राजशेखर जी है। कौन है, राजशेखर जी हैं। और अपने काव्य भी मानसा ग्रंथ में लिखते हैं कि यह प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। कौन, पाटलिपुत्र। यहाँ पर अनेक ऋषि जो है पढ़ के परीक्षा देकर ख्याति प्राप्त किए हैं। आगे है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराना दिशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर व प्राप्त है। कहने का मतलब हुआ कतिपयेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, किसमें, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आपको जो भी बातें पुरानी जो पढ़ने को मिलेगी तो वो सारी बातें संस्कृत में ही मिलेगी। इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास में जो जानकारियां हैं वो भी संस्कृत से ही उदित है, मतलब संस्कृत से ही लिया गया है, उनको हिंदी में लिखा गया है। कि उस समय में जो पूरे विश्व में भाषा थी वह केवल और केवल संस्कृत ही था। क्या था, संस्कृत ही था। जब संस्कृत था पूरे विश्व, पूरे भारत में, तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन अब भारत में बहुत भाषा हो गई लेकिन फिर भी भारत विश्व गुरु बनने से क्या है, पीछे है। संस्कृत को जब लोग अपनाएंगे तब ही भारत विश्व गुरु कहलाएंगे। यह है संस्कृत की विशेषता कि संस्कृत आपको माइंड से भी तेज बनाता है, इनसे माइंड से भी, आपको सोचने की शक्ति भी बढ़ाता है और आपको स्मरण की शक्ति भी बढ़ाता है। संस्कृत केवल और केवल संस्कृत पढ़ने से, क्या कहते हैं, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर व प्राप्त है। कहने का मतलब हुआ कि कई प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का जो नाम है वह पुसुमपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। किस, क्या कहा, पुसुमपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। आगे, अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पा नाम बहुल मुक्तादनम भवती स्म। मतलब इससे ज्ञात होता है, अनेन ज्ञाते मतलब इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप, आसपास, इस नगर के आजू बाजू में पुष्पा मतलब पुष्पों की खेती, फूलों की खेती, उत्पादन क्या होती थी। तब इसका जो नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर पाटलिपुत्र का जो नाम पड़ा तो यह इस वजह से क्योंकि इस नगर के समीप
नगर के इस नगर के समीप पुष्पों की खेती बहुत उत्पादन, मतलब बहुत मात्रा में पुष्पों की उत्पादन इस नगर के आजू बाजू में यानी समीप होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कुसुमपुर या कुशपुर भी पड़ा। कुसुमपुर या पुष्पपुर जो नाम पड़ा इनका, वह किस वजह से, तो फूलों के उत्पादन के वजह से। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचनाय माश्रित्य प्रचलित। पाटलिपुत्र जो नाम सामने में आया वह किस शब्द से, तो पाटल पुष्प, पाटल एक पुष्प का नाम है, क्या है, पाटल क्या है, एक पुष्प का नाम है। उनके पुतलिका, पुष्प की जो पुतलिका होती है, पंखुड़ियां जो होती है, उनकी रचना के आधार पर पुतलिका की जो रचनाएं थी वह इतना अच्छा था कि उससे जो नाम पड़ा वह क्या पड़ा, तो पाटलिपुत्र पड़ा। तो किनसे, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा, पटना का नाम तो पाटलिपुत्र पड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नाम जो है वह कैसे सामने में आया, तो वह पाटल पुष्प के पुतलिका रचना के आधार पर यह नाम सामने में आया। आगे है, शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहने का मतलब हुआ शरद काले मतलब शरद काल में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इस प्रकार दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है उसी प्रकार पाटलिपुत्र में नगर में शरद काल में एक महोत्सव मनाया जाता है जिनको कहा जाता है कौमुदी महोत्सव। क्या कहते हैं, शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान, की महान की मतलब बहुत महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। में गुप्त वंश शासन काल में कहने का मतलब हुआ कि गुप्त वंश के शासन काल में, शरद काल में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि बहुत ही महान समारोह था। क्या था, महान समारोह था, यह शरद काल में मनाया जाता था। आगे है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, मतलब तत्र वहां पर जब कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पाटलिपुत्र में, तब सर्वे जना मतलब सभी लोग, सर्वे जना मतलब सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। इस प्रकार दुर्गा पूजा में सभी व्यक्ति आनंद मग्न होते हैं, उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव में भी सभी व्यक्ति आनंद मग्न होते हैं। आगे है, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे साधस्य एवं समारोह दृश्यते, मतलब संप्रति मतलब यह जो है यह दुर्गा पूजा के समारोह में देखने को मिलता है। कौन, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव में जो सारे क्रियाकलाप होते हैं वो दुर्गा पूजा में भी मनाए जाते हैं। चलिए इनका हिंदी जानते हैं कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। मतलब कतिपयेषु प्राचीनम संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिशम पाटलिपुत्र नामांतरम कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त है, मतलब मिलता है। आगे है, इससे यह पता चलता है कि इस नगर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में फूलों का उत्पादन होता था। क्या होता था, कहने का मतलब है अन्य ज्ञात, मतलब इससे ज्ञात होता है, मतलब प्राप्त होता है कि नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहु मुक्तानम भवती स्म, मतलब इस नगर के आसपास जो है वह फूलों की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती थी। आए हैं, पाटलिपुत्र शब्द भी, पाटलिपुत्र जो शब्द है वह भी पाटल एक प्रकार के फूल के फूलों की पुतलिका बनाकर सजाने की परंपरा के से प्रचलित हुआ। कहने का मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र जो शब्द सामने आया वो पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर सामने में आया। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलित, मतलब पाटलिपुत्र जो शब्द सामने में आया वह पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर सामने में आया। शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का एक बहुत बड़ा उत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। क्या था, अत्यंत प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव जो था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, वह काफी मशहूर था। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, मतलब बहुत ही मशहूर था। बाद उस समय सभी लोग उस उत्सव में आनंद
वे डूबे रहते थे। क्या थे? डूबे रहते थे। जिस प्रकार शादी में लोग आनंद में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार जब कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश में, तो सभी लोग उसी कौमुदी महोत्सव के आनंद में डूबे रहते थे। तब तत् सर्वे जना आनंद मग्न अभूव, मतलब आनंद में डूबे रहते थे। आगे है, वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर भी ऐसा ही उत्सव देखने को मिलता है। मतलब संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदासह एव समारोह दृश्यते, मतलब देखने को मिलता है। इसके अवसर पर, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह देखने को मिलता है। आगे है, काल चक्र साधः यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम सर्व सहस्त्र परिमितः जीर्णताम तामन्नवभूत, मतलब काल चक्र के कारण, किसके कारण? काल चक्र के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमित, मतलब 1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक क्या रहा? जीर्णताम, मतलब टूटा फूटा रहा, टूटा फूटा 1 साल तक पाटलिपुत्र रहा। और किसके कारण? तो काल चक्र की। याद है, तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षस सादिषु लभ्यते, मतलब यह जो संकेत मिलता है कि 1 साल तक पाटलिपुत्र क्या रहा? टूटा फूटा रहा, तो वह किस में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस जो कविताएं हैं, किताब है, क्या बहुत ही मशहूर है। क्या है? बहुत ही मशहूर है। इसमें चाणक्य के कूटनीति और चाणक्य ने किस प्रकार विश्व विजेता सिकंदर को मारा और किस प्रकार घनानंद को अपने कूटनीति के बल से चंद्रगुप्त के द्वारा मरवाया, वो सारी बातें इसमें कही गई है। मुद्रा राक्षस में मिलता है कि काल चक्र के कारण पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक क्या रहा? टूटा फूटा रहा। तो बाद मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मतलब मुगल वंश के काल में, मुगल वंश का जब शासन हुआ भारत में, तब इनका जो है नगर का पुनः निर्माण किया गया। तब पुनः निर्माण किया गया। उसके बाद है, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जातः, आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र का जो विकास था वह सुतराम, मतलब काफी अधिक विकास हुआ। नगर मिंदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता, मतलब पटना जो नगर है, पटना जो नाम पड़ा पाटलिपुत्र का, जो अभी पाटलिपुत्र को हम क्या कहते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। तो वह कब पड़ा? तो वह मध्यकाल में पड़ा। जब नगर मिंदम, मतलब इस नगर का मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। किस काल में? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र का पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, मतलब यह जो शब्द है, मतलब पाटलिपुत्र पटना जो शब्द है, मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा, तो यह जो शब्द है यह पतन शब्द से मिला है। किस शब्द से? पतन शब्द से मिला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, मतलब इस नगर का जो पालिका देवी है वह क्या है? कौन है? तो वह है पटन देवी। अब से पूछा जाएगा पटना की पालिका देवी कौन है? तो वह है पटन देवी, जो कि अभी भी पूजा जाता है। अभी भी क्या किया जाता है? तो पूजा जाता है। चलिए इनका हिंदी जानते हैं कि समय के चक्र से के प्रभाव से मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष तक क्या रहा? जर्जर रहा, मतलब टूटा फूटा रहा। ये कह रहे हैं कि काल चक्र साधः यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितः जिनताम नव भूतम, मतलब टूटा फूटा रहा 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र क्या रहा? टूटा फूटा रहा। तो इसका संकेत इस साहित्य ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। तो यह जो नगर टूटा फूटा रहा 1000 वर्ष तक, इनका संकेत किस में मिलता है? इनका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभ्यते, मतलब अनेक साहित्य ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षसों में भी
मिलता है। आगे है, मुगल साम्राज्य के समय में इस नगर का पुनः सुधार हुआ। इनके समय में मुगल साम्राज्य मतलब मुगल वंश के काल में अस्य नगर से समुद्धारोह जाता मतलब पुनः इनका विकास शुरू हुआ। के बाद ब्रिटिश शासन के समय में पाटलिपुत्र का और भी अधिक विकास हुआ। जैसे आंग्ल, तो किसके समय में? ब्रिटिश। जैसे आंग्ल शासन काल, क्या कहा गया है? आंग्ल शासन काल मतलब ब्रिटिश शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, मतलब इनका विकास जो था वो काफी अधिक हुआ। आगे है, मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम से? पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ पाटलिपुत्र। कब? मध्यकाल में ही। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या कहते हैं? नगर मिंदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध, मतलब मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शब्द पतन शब्द से निकलता है। किन से निकलता है? अयम च शब्द पतन मिति शब्द है निर्गत, मतलब यह शब्द पतन शब्द से निकलता है, मतलब मिलता है। इस नगर का पालिका देवी पटन देवी है और जिनकी पूजा आज भी की जाती है। पटना की पालिका देवी कौन है? तो वह पटन देवी है, जिनकी पूजा आज भी पटना में की जाती है। तो नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, मतलब आज भी पूजा जाता है। किनको? पालिका देवी, मतलब पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है, जिनको आज भी पटना में पूजा जाता है। आगे है, संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशाला वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, मतलब संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम नगर, मतलब पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है और यह क्या है? अति विशाल है। क्या है? अति विशाल है और यह बिहार की राजधानी है। संप्रति इस समय, संप्रति का मतलब होता है इस समय। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का एक नगर है और यह काफी विशाल है और बिहार की राजधानी भी है। आगे है, अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, मतलब अनुदिन मतलब आए दिन, दिन प्रतिदिन इनका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अस्योत्तरस्यम दिशि गंगायाम नर्दम एहति, मतलब बहती है। इसके उत्तर, अस्यो उत्तरस्यम दिशा गंगाया नर्दम एहति, मतलब इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्या कहती है? तो बहती है इनके उत्तर दिशा में। किसके उत्तर दिशा में? तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु रपि निर्मीय मानो वर्तते। कहने का मतलब हुआ इसके ऊपर, तस्या उपरी मतलब इसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश के दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा सेतु मतलब पुल का निर्माण किया गया है। किनका निर्माण किया गया है? गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु का निर्माण किया गया। आगे है, किंचु रेलयान सेतु निर्मित मानो वर्तते, मतलब यहाँ पर रेल सेतु जो बन रहा था गंगा नदी के ऊपर, उनका निर्माण अभी चालू ही है। किनके अनुसार? पाठ के अनुसार, लेकिन यह बन के तैयार हो गया है। आगे है, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल गृहम तारामंडल जैविकोद्यान मौर्यकालिका अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि दार्शनिया संति, मतलब नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, अस्मिन का मतलब होता है में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में उत्कृष्ट मतलब अच्छा, उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छा, अच्छा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविको उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है और भी देखने योग्य जगह है, जैसे चिड़ियाघर हो गए और भी कई ऐसे जगह है जो कि वहाँ पर देखने को है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम, मतलब प्राचीन पटना नगर जो है, प्राचीन से ही, प्राचीन पटना नगर मतलब प्राचीन से ही पटना नगर जो है वह सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय है। क्यों? क्योंकि इस स्थल मतलब स्थलम
दशम गुरु हो गुरु गोविंद सिंह अस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध। मतलब इस जगह पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, इतने तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल गुरुद्वारा नाम का एक प्रसिद्ध जगह है। कहाँ पर? पटना में। आगे है तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मायान्ति। मतलब यहाँ पर पूरे देश के तीर्थयात्री जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। आगे संप्रति पटना बहु विशाल नगर है। संप्रति पाटलिपुत्र अति विशाल वर्तते, मतलब विशाल नगर है। आगे है और यह बिहार की राजधानी है। और क्या है? यह बिहार की राजधानी है। बिहार से राजधानी चास्ती, मतलब बिहार की राजधानी है। आगे है प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जाए, मतलब अनुदिनम नगर से विस्तार भवति। अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन। अनुदिन का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। प्रतिदिन इस नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो गया। इसके बाद है इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इनके पाटलिपुत्र के मतलब पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी। अस्य उत्तरस्याम दिशा गंगा नर्द एहति, मतलब बहती है। आगे है इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु नामक एक एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल है और यह एक रेल पुल भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे लंबा पुल जो है वह गांधी सेतु है और वह गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है और रेल पुल भी बनाया जा रहा है। क्या लिखा है? तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु यपि निर्मीयमानो वर्तते, मतलब निर्माण हो रहा है। आगे है इस नगर में पटना संग्रहालय, पटना उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष और महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। मतलब और भी जो देखने योग्य जगह है वो पटना में स्थित है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इति दर्शनीय संति, मतलब और भी अधिक देखने के लिए यहाँ पर चीजें हैं। कहाँ पर? पटना में। आगे है प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म का एक बहुत पवित्र स्थल भी है। प्राचीन जो पटना नगर था वहाँ पर सिख संप्रदाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थलाम गुरुद्वारे नामना प्रसिद्ध। मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का एक बहुत पवित्र स्थान भी है और यह 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है और जो पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किससे? पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन जगह? जहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ पर? तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है उनके स्थान को देखने के लिए पूरे देश के लोग पाटलिपुत्र में आते हैं। आगे एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावति विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभवम धारयति सर्वम च काल संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति। कहने का मतलब वह इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव बनाए हुए है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र, सुरक्षा का केंद्र, सुंदरता का केंद्र और भी जितने भी केंद्र होते हैं जिसके वजह से किसी शहर का नाम होता है उसमें सबसे आगे रहे पाटलिपुत्र। तो सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव क्या हुआ है? बनाए हुए है। यह सब एकत्रित रूप में पटना संग्रहालय में देखने योग्य है और पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत ही
महत्वपूर्ण है। मतलब जो जो घटनाएं पाटलिपुत्र में हुए, कौन कौन से शासक पटना में शासन किए, ये सारे चीज जो है आपको पटना के संग्रहालय में देखने को मिलेगा। कि संग्रहालय का मेन बात ही वही होता है कि यहाँ पर पुरानी से पुरानी चीज को रखा जाए। तो जितने भी शासक यहाँ पे शासन किए और जो भी यहाँ पर अवशेष छोड़े, अपना चिन्ह छोड़े, वो संग्रहालय में सजोकर रखा हुआ है। और यह जो नगर है यह पर्यटन मानचित्र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पर्यटन मानचित्र नगर मिंदम महत्वपूर्ण, मतलब पर्यटन के मानचित्र से, मतलब पर्यटन का मतलब होता है देखने के लिए, घूमने के लिए। पर्यटन का मतलब क्या होता है? देखने के लिए, घूमने के लिए। यह नगर काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की पाठ की सारी बातें खत्म होती। पाठ के अंदर जो भी बातें थी वो हमने आपको करवा दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपको ये बातें अच्छी लगती है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी यह वीडियो साझा करें कि देखो तुम भी पटना के बारे में जानकारियाँ। संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, उनकी बारे में जो भी बातें हैं वो काफ़ी सरल तरीके से हमने करवाए हैं, क्योंकि आपको पाठ पढ़ने के दौरान ही पता चल गया होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो भी बातें थी पाठ के अंदर वो सारी बातें आपको करवा दी हैं, और हिंदी में भी, क्योंकि जब आप पाठ की हिंदी जानते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप खुद उनको डिजाइन कर सकते हैं। तो इनका हिंदी भी हम साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप भी इनका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने खुद में भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप भूल जाए कि यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम उसके उन्हीं सुविधाओं के लिए यहाँ पर हिंदी भी दे दिए हैं कि ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने में भी, आप भी कहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर होती है आज की क्लास खत्म, और कल हम लेकर आएंगे इस पाठ की क्या ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर पाठ की जितनी भी ऑब्जेक्टिव हमसे बन पाएगी वो हम बना के आप लोगों के बीच लाएंगे और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करिए और जितनी भी बातें हमने पिछले पढ़ा दी हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करिए और मिलते हैं अगली क्लास में।